मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक दुखद विषय पर ही बात करने जा रहा हूं, लेकिन चूंकि मुझे लगा कि नहीं, इस विषय पर बात की जानी चाहिए। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको जानना ही चाहिए, तो मुझे इस विषय का चयन करना पड़ा। मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह है कि कोलकाता में जो एक ट्रेनी डॉक्टर थी, उनकी हत्या की गई। उससे पहले रेप किया गया। उसको लेकर के अभी पूरा देश आंदोलित है। अखबारों में कितने दिनों से इसके बारे में छप रहा है, फ्रंट पेज पर न्यूज आ रही हैं, और डेफिनेटली आप सब भी इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। पढ़ना भी चाहिए। पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए कि वो कुछ आपके लिए जानना जरूरी है, बल्कि इसलिए चाहिए कि हम समाज की सच्चाई को तो जान सके, उसके प्रति हमारे मन में एक आक्रोश का भाव तो पैदा हो सके। लेकिन यहां मैं जिस कोण से बात करने जा रहा हूं वह एक अलग कोण है। मेरा कोण यह है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को इस घटना को किस रूप में देखना चाहिए, इसको आधार बनाकर मैं आपसे बातें करूंगा। राइट? तो सबसे पहली बात देखिए यह है कि सिलेबस में इसके बारे में क्या दिया गया है। सिलेबस में इसके बारे में 2 पॉइंट दिए गए हैं। मैं जो बात कर रहा हूं वो मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात कर रहा हूं। देखिए, वैसे तो एक करंट अफेयर्स का हिस्सा है, लेकिन करंट अफेयर्स का हिस्सा वो इस रूप में नहीं है कि घटना कहां हुई, क्या घटना हुई, घटनाओं का क्रम क्या रहा। ये करंट अफेयर्स का हिस्सा नहीं है। इससे जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं, इससे जो राष्ट्रीय चिंता उभर रही है, वो करंट अफेयर्स का हिस्सा है। हम उसी पर बातें करेंगे। दोस्तों, जो सिलेबस है उसके सेकेंड पेपर में इस विषय के बारे में साफ तौर पर लिखा हुआ है। ये किससे रिलेटेड टॉपिक है? नो डाउट एक तो समाज से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि हमें यहां समाज दिखाई दे रहा है। समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है ये दिखाई दे रहा है। समाज में किस तरह से आक्रोश आता है ये भी दिखाई दे रहा है। और महिलाओं के साथ जो स्थितियां बन रही हैं उसमें भी समाज ही है। समाज ही उनके साथ इस तरह की स्थितियां बनाए हुए है। तो एक तो समाज हो गया और दूसरे महिला है ही। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पलटना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें किस तरह के पॉइंट्स दिए गए हैं। सिलेबस तो सिलेबस में देखिए 2 पॉइंट है इसको लेकर के। नंबर है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो भारतीय समाज है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। अब यहां दिया है महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपको केवल थोड़ा सा जानना है, नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको भारतीय समाज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए। हम खुद समाज के हिस्से हैं, वो तो सबको जानना चाहिए। लेकिन आप चूंकि सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो अगर आप समाज को ही नहीं जानेंगे, उस समाज को जिसके साथ आपको इंटरेक्शन करना है, जिसमें रह के काम करना है, जिसके लिए काम करना है, तो सीधी सी बात है कि आप कैसे अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। यानी कि आपको समाज को व्यापक रूप से समझना है। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट, ठीक इसके बाद देखिए उसमें क्या दिया हुआ है, रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। इसके बाद बात खत्म हो गई है। अलग से डिटेल्स में बहुत ज्यादा कुछ दिया गया नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? महिलाओं से संबंधित टॉपिक को किस रूप में लेंगे? अब रोल ऑफ वीमेन्स एंड वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या 2 टॉपिक हुए और 2 टॉपिक तैयार करने के बाद आप चुप बैठ जाएंगे और मान करके चलेंगे कि आपने सिलेबस पूरा कर लिया? नहीं, आपको महिलाओं के बारे में फिर बहुत विस्तार से जानना होगा। महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो कानूनी कदम हो या सामाजिक दृष्टि से कदम हो। क्योंकि जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन जो लिखा हुआ है उसका संबंध तो यही है ना कि कैसे महिलाएं मुखर होंगी, कैसे अपनी मांग सामने रख सकेंगी, या जो समाज है, जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो भी समाज का हिस्सा है, वो किस तरह से महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कि सिलेबस के आधार पर यदि हम इस टॉपिक को देखें तो फिर हमारे पास सीधे सीधे 3 बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से इस घटना के दिखाई दे रहे हैं, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट प्री की दृष्टि से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू की दृष्टि से भी। फ्रेंड्स, मैं घटनाओं पर नहीं जा रहा हूं, वो आप जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। घटनाओं को जानना हमें थोड़ा सा इसलिए जरूरी होता है ताकि हम उसका विश्लेषण कर सकें। बस अगर वो दिमाग में नहीं भी रहेंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में घटनाओं के विवरण पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना है। मुख्य परीक्षा में विचारों पर आधारित होगा, जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को आधार बना करके आइए अब कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें देखते हैं। इस पूरे के पूरे घटना में मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा है
जो मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसे आप रूल ऑफ लॉ से जोड़कर देखेंगे या लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर देखेंगे। मेरी बातों को थोड़ी सी बारीकी के साथ आपको समझनी पड़ेगी। रूल ऑफ लॉ, लॉ एंड ऑर्डर, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रूल ऑफ लॉ को आपको लागू करना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर तो कानून और व्यवस्था की स्थिति हो गई। हम देख रहे हैं कि कैसे पूरे देश में इस जघन्य हत्याकांड कह लीजिए कि खिलाफ कितना जबरदस्त आक्रोश है। मुझे लगता है कि निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उसके बाद इस तरह के घटनाओं पर यह पहला इतना जबरदस्त राष्ट्रीय आक्रोश है। देश भर के जो हॉस्पिटल हैं, बहुत से हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर जा रहे हैं। जगह जगह इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अखबारों में भी खूब लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी काफी बातें आ रही है। मतलब ये राष्ट्रीय आक्रोश है। और एक अच्छी बात यह है कि ये जो राष्ट्रीय आक्रोश है पूरा का पूरा, आप देखिए कि ज्यादातर अहिंसक रूप में है। यानी कि डेमोक्रेसी में जो विरोध प्रदर्शन करने का जो एक तरीका हो सकता है वह हमें यहां दिखाई दे रहा है, राइट। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। कहीं धरना पे लोग बैठे हुए हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दोस्तों, जब आप बारीकी से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर से भी अधिक रूल ऑफ लॉ की प्रॉब्लम है। रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में क्या फर्क है? लॉ एंड ऑर्डर तो सीधे कानून और व्यवस्था की स्थिति हो गई कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है किसी कारण से, तो आप उसको ठीक कीजिए। लेकिन रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जो हमारा कानून बना हुआ है उस कानून को सही तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सच पूछे तो इस पूरे घटना में जो सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है वो ये कि यहां कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया, और यदि किया जाता तो शायद यह इतना आक्रोश वाला रूप नहीं ले पाता। हुआ क्या, देखिए, दो घटनाओं पर ध्यान दीजिए क्योंकि इनके बारे में तो हमें जानना ही पड़ेगा। हत्या हो गई, ठीक है। इसके बाद जो वहां के प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल प्रेस के सामने आकर के क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, इतने रात में महिला डॉक्टर को वहां जाना नहीं चाहिए था। ये क्या सही बात है? क्या सच में महिलाओं को डर के रहना चाहिए? क्या उनके लिए सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है? क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है कि बहुत बार बहुत से लोग इस तरह से भी बातें कह देते हैं कि भाई वो इस तरह के कपड़े पहन करके ही क्यों आते हैं। तो ये तो कोई उपाय नहीं हुआ कि गई ही वो क्यों, यानी कि जिसकी हत्या हुई है उसे दोषी ठहरा दिया गया, ठीक है, चलिए। लेकिन जो प्रिंसिपल है वहां के, वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं। जब मामला हाई कोर्ट में जा रहा है तब मामला हो रहा है कि प्रिंसिपल को त्यागपत्र देना पड़ रहा है। सोच के देखिए। और चलिए, त्यागपत्र प्रिंसिपल ने दे दिया, कुछ ही घंटों के बाद उसे फिर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जा रहा है। सोच करके देखिए, जब हाई कोर्ट में मामला गया है तब प्रिंसिपल को फिर बर्खास्त किया गया है। सोच करके देखिए। इससे साफ लग रहा है, अगर हम देखें तो, कि इस घटना के पीछे कुछ रसूखदारों का हाथ है। वो लोग पावरफुल हैं और यहां रूल ऑफ लॉ लागू करने में दिक्कत आ रही है। तो इसके खिलाफ फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आई, ठीक है। अब आप देखिए कि आगे क्या हो रहा है। राज्य सरकार पर वहां के लोगों को भरोसा नहीं है, तो हाई कोर्ट में अपील की गई, याचिका दायर की गई कि भाई इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए, और हाई कोर्ट ने कहा कि हां, सीबीआई को सौंपा जाए। मतलब हाई कोर्ट को भी इस बात का भरोसा नहीं है कि राज्य सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करा सकेगी। तो यहां भी आपको रूल ऑफ लॉ दिखाई दे रहा होगा कि भाई राज्य सरकार को क्या दिक्कत हो रही है। सामान्य तौर पर तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहां दिक्कत हो रही है। इसका मतलब है कि कुछ और बात है। तो दोस्तों, ये रूल ऑफ लॉ का हो गया। दूसरा देखिए कि कार्य स्थल पर सुरक्षा, ये जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि कार्य स्थल पर सभी को, महिलाओं को नहीं, सभी को सुरक्षा प्रदान करें। और महिलाओं को तो विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि हमारे समाज का जो स्वरूप है, हमारे समाज की जो चेतना है, अभी भी विचित्र किस्म की सामंतवादी चेतना है, जहां महिलाओं को हमेशा नीचे निगाह से देखा जाता है, सेकेंडरी मान करके चला जाता है। और इसके लिए बकायदे 2013 में एक कानून बना है भारत सरकार का। उसका नाम है कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। देखिए, सीधे यौन उत्पीड़न, ब्रैकेट में है रोकथाम, निषेध और निवारण, ब्रैकेट क्लोज, अधिनियम 2013। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो अधिनियम है इस घटना के संदर्भ में प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। तो आपको इस अधिनियम को अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। तीसरी जो बात है, देखिए, वो ये है, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का जो कार्य बल है, कितने प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो वास्तव में सार्वजनिक स्थलों पर काम करना चाहती हैं
हमारे यहाँ दुनिया का शायद सबसे कम प्रतिशत है, दैट इज नियर अबाउट 37%। काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर 100 महिलाओं से पूछा जाए कि क्या आप काम करेंगी, तो उसमें से 37 ही कहेंगी, 37 ही कहेंगी कि हाँ हम काम करना चाह रहे हैं, बाकी काम करने से मना कर देंगे। तो काम करने से मना क्यों कर रही हैं? हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मैं जब कई कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ता हूं, कुछ विशेष राज्यों के, मैं राज्यों के नाम यहां नहीं ले रहा हूं, तो पता लगता है कि जो लड़कियां हैं स्पेशली वो कॉलेज में नाम लिखा देती हैं और केवल परीक्षा देने जाती हैं, क्लास अटेंड करने ही नहीं जाती। और उसका रीजन ये है कि उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। चलिए सुविधाओं की तो बात हम छोड़ देते हैं, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। वो नाम लिखा लेती हैं, एग्जाम दे देती हैं, डिग्री मिल जाती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो इसके माध्यम से उठ रहे हैं। समाज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं सांकेतिक तौर पर कि किस तरह से अभी भी हमारा समाज सामंतीय चेतना से संचालित हो रहा है, जबरदस्त किस्म की संचालित चेतना। तो दोस्तों इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।